हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम 1000 ईयर्स की जर्नी पर जाने वाले हैं, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग फिलोसफर्स के बारे में और उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में कि दुनिया क्या है, लोग क्यों जी रहे हैं और क्या ये बर्थ रिबर्थ होता है, क्या हमने पिछले जन्म में जो काम किए हैं उसके बेसिस पर हम अलग अलग जन्म लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में ये फ़िलासफ़र्स क्या कहते थे, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या कहती थी, उसके बारे में देखेंगे। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो ओरल फॉर्म में वन जनरेशन टू अनदर जा रहा है, या फिर जो उन्होंने कहा है वो उनके जो शिष्य थे उन्होंने या फिर उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उस क्या किया, उसको लिख लिया है पेपर पेन पे। तो वो भी क्या हो रहा है, जा रहा है लोगों के पास। वो भी हमारे पास एक सोर्स की तरह है, एक रिकॉर्ड की तरह है कि वो फिलोसफर्स क्या कह के गए। तो हम उनके बारे में सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज से हमें इनके बारे में पता चलता है, तो हमें इनके बारे में पता चलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, जैना टेक्स्ट से, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से, और अलग अलग टाइप के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, इन ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें इन फिलोसफर्स और उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में पता चलता है। हम मानते हैं सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट जो है वो स्तूप एट सांची है। अब ये स्तूप एट सांची क्या है, तो देखो मध्य प्रदेश में भोपाल में जाकर सांची एक जगह है जहाँ पर ये स्तूपा है। ये जैसे हमारे मंदिर होते हैं हिंदू में, वैसे बुद्धिज्म में स्तूप होते हैं। तो ये स्तूप किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और ये स्तूप बना हुआ है सांची में, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत यूनिक है। अब क्या होता है, 19th सेंचुरी में जाकर जो यूरोपियंस है, क्योंकि तब तक तो भारत में यूरोपियंस आ चुके होते हैं, इंग्लिशमैन आ चुके होते हैं, ब्रिटिशर्स ये देखते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत यूनिक है। तो ये जो स्तूप है इसका एक ईस्टर्न गेटवे है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है गेट का। और वो जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो यूरोपियंस क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो क्यों ना हम इस गेटवे को उठा के अपने साथ अपने देश ले जाते हैं, अपने म्यूज़ियम में रखेंगे और अपने लोगों को दिखाएंगे। उनकी ऐसी सोच थी। लेकिन क्या करती है शाहजहान बेगम जो है वो कहती है, रूलर होती है ये भोपाल की, ये कहती है कि नहीं आप इसको मत ले जाओ। फ्रेंच और इंग्लिश यानी कि फ्रांस के जो लोग थे और जो इंग्लैंड के जो लोग थे, दोनों ही क्या चाहते थे कि सीधा इस ईस्टर्न गेटवे को उठा के लेकर जाते हैं। लेकिन शाहजहां बेगम उनको मनाती है, उनको समझाती है कि आप ऐसा मत करो, हम आपको इसी चीज़ का, ये जो आप ईस्टर्न गेटवे कह रहे हो, उसका प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ यानी कि इसकी डुप्लीकेट सी कॉपी जो है वो आपको बना के दे देंगे, जो आप अपने म्यूज़ियम में ले जाके रखना और दिखाना लोगों को। लेकिन जो ओरिजिनल है उसको यहीं पर जहाँ उसकी जगह है वहीं पर रहने दो। बाद में वो लोग इस बात से कन्विंस हो जाते हैं और लेकर जाते हैं प्लास्टर कास्ट कॉपीज़, लेकिन जो ओरिजिनल है वो यहीं इंडिया में रह जाता है। जो शाहजहां बेगम है और उनके सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम है, इनका बहुत बड़ा हाथ है इस साइट को प्रिजर्व करने में। इन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है इस साइट को प्रिजर्व करने में, यहाँ पर म्यूज़ियम बनाने में भी पैसा लगाया है। ये जॉन मार्शल जो है इसने क्या किया, इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी है अपनी एक बुक में, अपने उसकी बुक के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा पब्लिश किए हैं। और उसमें किसके बारे में लिखा है, ये स्तूप के बारे में लिखा है जो कि सांची में है। इसमें शाहजहां बेगम के बारे में भी लिखा है, उनको ही ये डेडिकेट किया है। तो ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि शाहजहां बेगम ने क्या किया है, ये जिस गेस्ट हाउस में रुका, जहाँ पे इसने लिखा, जहाँ पर जिस पब्लिकेशन से इसको पब्लिश किया गया इसकी बुक को, उस सब को फंड करने वाली शाहजहां बेगम थी। इसीलिए शाहजहां बेगम की बातें मानी गई। तो ये बहुत ज़रा मुश्किल तरीके से जो है इस साइट को प्रिजर्व किया गया है। ये यहाँ पर इनके जो है इनिशिएटिव ही थे जिसकी वजह से सेव किया गया, नहीं तो ये यूरोपियंस क्या करते, हमारी चीज़ों को उठाकर लूट कर ले जाते। अब ये जो स्तूप एट सांची है, ये सांची स्तूप क्यों है, किस लिए बना है, बुद्धिज़्म से क्यों रिलेटेड है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें
डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उससे पहले पढ़ते हैं द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस और डिबेट के बारे में। देखो, मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी जो थी, ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कहाँ पर? वर्ल्ड हिस्ट्री में। इस पर पूछा भी जाता है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी क्यों इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे अलग अलग थिंकर्स आ रहे थे, अलग अलग टाइप के थिंकर्स, जैसे ईरान में जराथुस्त्रा, कॉन्गजी इन चाइना, सॉक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीरा, गौतम बुद्धा, ऐसे अलग अलग थॉट रखने वाले थिंकर्स आ रहे थे। इसलिए भी हम कहते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये अपनी अपनी फिलॉसफी लेकर आ रहे थे, इनकी अपनी अपनी सोच थी, और उस सोच के भी क्या थे? बहुत बहुत फॉलोअर्स थे। ये थिंकर्स क्या करते थे? किसे समझने की कोशिश करते थे? तो ये समझना चाहते थे कि मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, कि लोग क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने के पीछे कारण क्या है, क्या बर्थ रिबर्थ होते हैं, रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन बीइंग्स का और कॉस्मिक ऑर्डर के बीच का। ये सारी चीज़ों के बारे में ये लोग जानना चाहते थे, इसको समझना चाहते थे। इसीलिए हमने देखा कि ये बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ते हैं और इसको लेकर क्या करते हैं? अपनी एक फिलॉसफी जो है बताते हैं कि इनको क्या सही या गलत लगता है। इसी टाइम पे हम देख रहे थे कि अलग अलग टाइप के जो है किंगडम्स आ रहे थे, अलग अलग टाइप के सिटीज़ जो है वो आ रही थी। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो गंगा वैली वाला रीजन है, उसमें सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा चेंज देखने को मिला। इसलिए हम कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में। द सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन, तो अलग अलग टाइप के सेक्ट्स पहले से थे। उसमें से एक वैदिक पीरियड भी था, एक वैदिक ट्रेडिशन भी था, जिसमें से हम ऋग्वेदा के बारे में तो जानते हैं। 1500 से 1000 BCE के बीच में इसको कंपाइल किया गया है। ऋग्वेदा में क्या लिखे हैं? हिम्स लिखे गए हैं। किससे रिलेटेड? अग्नि, इंद्र, सोम, इनके बारे में ज़्यादा लिखा गया है। तो हिम्स क्या होते हैं? इसका मतलब है कि आप किसी के लिए एक तरीके से मंत्र कह सकते हैं, या फिर किसी के लिए आप जब गीत गाते हैं, यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वही होते हैं हिम्स। तो ऋग्वेदा में इंद्र के बारे में, सोम के बारे में, अग्नि के बारे में लिखा हुआ है। जब यज्ञ करते हैं तो इन मंत्रों को हम पढ़ते हैं इन्हीं के लिए। तो क्या होता है? इनके लिए जो पढ़े जाते हैं, अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, देवता के लिए, सोम देवता के लिए, तो पहले इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। बहुत, जब कोई यज्ञ वगैरह करते थे, अच्छी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी को बेटा चाहिए इसके लिए कर रहे हैं, या और भी कोई कारण है, तो जब यज्ञ करते थे, कोई हवन कराते थे, तो उसमें ये सब पढ़ा जाता था, इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। और इसमें ही हमने देखा कि इन मंत्रों का उच्चारण बहुत बारी किया जाता था। अब पहले क्या था? पहले जब यज्ञ कराते थे, कोई हवन कराते थे, तो वहाँ पे लोग एक साथ बैठते थे और एक साथ सब मिलकर, पूरी मान लो कोई फैमिली करा रही है हवन, तो पूरी फैमिली मिलकर, सारे जितने मेंबर्स हैं सब मिलकर जो है यज्ञ करा रहे हैं। लेकिन बाद में हमें क्या देखने को मिला कि कुछ टाइम बाद जाकर हमको देखने को मिला कि जो घर है उसका कोई मुखिया, कोई हेड जो है, बस वही बैठकर क्या करा रहा है? यज्ञ में बैठा हुआ है, वही यज्ञ कर रहा है। और उसके भी टाइम पे हमने देखा कि कुछ अलग अलग टाइप के यज्ञ होते थे जो सिर्फ राजा करता था, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ। इन यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, या फिर महाभारत रामायण में देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये राजा ही कराता था, मेन तौर पे राजा ही इसमें बैठते थे, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। अब बात करते हैं न्यू क्वेश्चंस की। तो न्यू क्वेश्चंस में उपनिषद जो है, इसमें हमें अलग अलग टाइप के आइडियाज़ देखने को मिले। क्या आइडियाज़ देखने को मिले? हमें उपनिषद से पता चलता है कि लोग क्या है ये जानना चाहते थे 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से, कि क्या क्या मीनिंग है लाइफ के, हमारे ऊपर क्या मतलब लाइफ, डेथ के बाद भी लाइफ हो सकती है, क्या रीबर्थ होते हैं, क्यों होते हैं, हमने पास्ट में क्या किया, मैंने इस जन्म में अच्छे काम नहीं किए, तो क्या अगले जन्म में मुझे इंसान का ही जन्म मिलेगा या फिर एनिमल का मिलेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। लोग जानना चाहते थे कि क्या अल्टीमेट रियलिटी क्या है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो क्वेश्चन करते थे कि क्या यहाँ पर सिंगल अल्टीमेट रियलिटी भी है, और है तो क्या है।
और यहाँ पर कुछ ऐसे भी थे जो कि ये क्वेश्चन करते थे कि सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी यज्ञ किए जाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। या फिर कई बार ये आपने देखा होगा कि एनिमल्स वगैरह की बलि चढ़ा दी जाती थी, ऐसा भी पहले होता था, अभी भी कुछ पार्ट में होता है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन करते थे कि इनकी ज़रूरत क्या है। तो न्यू क्वेश्चंस में लोगों के दिमाग में बहुत बहुत क्वेश्चन उठने लगे थे, लाइफ के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, रीबर्थ के बारे में, सिंगल अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, कि लोग हर एक चीज़ को ना क्वेश्चन करके देखने लगे थे और ये सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें किस लिए है, क्या कारण है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसी के बाद में हमने देखा कि अलग अलग फिलोसफर्स आए, अलग अलग लोगों ने, थिंकर्स ने अपनी फिलॉसफी रखी और फिर जिनको जैसे ठीक लगा वो उस फिलॉसफी का फॉलोअर हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिबेट और डिस्कशन के बारे में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि टोटल 64 सेक्ट्स है और स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब कि अलग अलग सेक्ट है, इनके अपने अलग अलग फिलॉसफी है, अपने अलग अलग थॉट है, अपने अलग अलग रिलीजियस जो है इनके विचार हैं कि ये अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, ये अलग अलग अल्टीमेट रियलिटीज़ को मानते हैं। तो ऐसे 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट थे। अब इसमें क्या थे, टीचर्स हुआ करते थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को अपने सेक्ट के बारे में, ये लोग अपनी फिलॉसफी के बारे में लोगों को कन्विंस करते थे कि क्या मानते हैं ये लोग लाइफ के बारे में, क्या मीनिंग समझते हैं लाइफ का, ये कैसे अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, क्या बर्थ रिबर्थ होते हैं, इसके बारे में एक दूसरे को कन्विंस किया करते थे, कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते थे। एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह जाते थे ये टीचर्स, जो भी इन्हें मिलता था सबको समझाने की कोशिश करते थे, सबको अपना फॉलोअर बनाने की कोशिश किया करते थे। अब ये जब जाते थे ना, तो ये सबको अपनी फॉलोअर्स तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरा जो इंसान है वो किसी और को ऑलरेडी मानता हो, तो वो इतनी आसानी से तो इनकी बात नहीं मानेगा। तो क्या होता था, कई बारी डिबेट होते थे, डिस्कशन होते थे इसी चीज़ को लेकर। और कहाँ पर होते थे, कुटाग्रशाला में होते थे। पॉइंटेड रूफ वाले जो एक हट होता है, ये मैंने हट बनाया हुआ है, इसमें क्या है, पॉइंटेड रूफ है, ये रेक्टेंगल ऐसे जा रहा है और ये क्या है, पॉइंटेड रूफ है। तो ऐसे पॉइंटेड रूफ वाले जो हट होते थे इसको बोलते थे कुटाग्रशाला। यहाँ पे लंबे लंबे डिबेट और डिस्कशन चलते थे और क्या नतीजा निकलता था, कोई ना कोई एक दूसरे को कन्विंस कर लेता था, जिस वजह से एक की पॉपुलैरिटी, किसी एक सेक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकती थी और घट भी सकती थी। वो कैसे, मान लो आप किसी और फिलॉसफी को मानते हो, मैं किसी और को मानती हूँ, आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो और आपने मुझे ये कन्विंस कर दिया कि आप जिस चीज़ को मानते हो वो बिल्कुल एक्यूरेट है और मेरे पास भी कोई आंसर नहीं रह जाता आपके पूछे हुए क्वेश्चन का, और आप भी मुझे सारी तरफ से कन्विंस कर देते हो, तो मैं तो आपकी फॉलोअर हो ही जाऊंगी, लेकिन मेरे भी जो फॉलोअर्स होंगे वो भी आपके फॉलोअर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक टाइम पे, कुछ टाइम पहले तो आपके फॉलोअर्स कम थे, लेकिन अब मैं भी आपकी फॉलोअर हो गई, मेरे फॉलोअर्स भी आपके फॉलोअर हो गए, तो आपके सेक्ट की पॉपुलैरिटी एक ही टाइम पे, कुछ ही मोमेंट में क्या हो गई, बदल गई, एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ गई। हो सकता है आगे जाकर आपको भी कोई कन्विंस कर ले, तो फिर क्या होगा, आपके जिस सेक्ट से आते हो उसकी पॉपुलैरिटी घट जाएगी एकदम से और किसी और की बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि किसी की पॉपुलैरिटी, किसी के फॉलोअर्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते थे और किसी के बहुत ज़्यादा कम भी हो जाते थे। वो टीचर पे डिपेंड करता था कि टीचर कैसे दूसरे इंसान को ये कन्विंस कर देता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम सही है, मेरी फिलॉसफी एकदम सही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये डिबेट डिस्कशन सिर्फ कुटाग्रशाला में होते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो होते थे, लेकिन कई बारी जंगलों में भी होते थे, क्योंकि कुछ जो है साधु संत, कोई आराम करने के लिए वहाँ पे यात्री रुकाया, साधु संत वहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उनसे भी बात की जाती थी, उनको भी अपने थॉट समझाने के लिए अलग अलग टीचर्स आते थे। तो कई बार जंगलों में भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी डिबेट डिस्कशन चलता था। वैसे डिबेट डिस्कशन के लिए एक जगह बनाई जाती थी जिसको कुटाग्रशाला कहते थे, एक हट जिसका पॉइंटेड रूफ है। अब हमें दो टाइप के
थिंकर्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे महावीरा, बुद्धा, इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन कर दिया द अथॉरिटी ऑफ वेदास की अथॉरिटी को ये लोग क्वेश्चन कर गए। और साथ ही साथ ये इंडिविजुअल एजेंसी पे ज़्यादा भरोसा करते थे। इनका मानना ये नहीं था कि आपके जन्म से ही आप जिस कास्ट में उससे ही डिटरमाइन कर लिया जाएगा आपकी एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं था। जैसे ब्राह्मणिक टेस्ट में हमको देखने को मिला ना कि वो उसने किस जन्म में किस कास्ट में जन्म लिया, इसी से सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती थी। ऐसा इसमें नहीं था और ऐसी चीज़ों को ये लोग क्या कंडेम किया करते थे, उसको नहीं मानते थे। अब पढ़ते हैं हम बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। अब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो, वर्धमान एक नाम बताया हुआ है। महावीरा का पहले नाम क्या था? वर्धमान था। और ये 6th सेंचुरी BC में इनका नाम महावीरा पड़ गया था और ये 24 तीर्थंकर थे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे गौतम बुद्धा आए उसके बाद बुद्धिज्म जो है धर्म शुरू हो गया, उसके बाद लोगों ने उसे ज्वाइन करना, फॉलो करना शुरू हो गया, ऐसा जैनिज्म में नहीं था। वर्धमान यानी कि महावीरा के आने से पहले ही जैनिज्म जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत पहले से ही था। और हमें बताया भी गया है यहाँ पे कि महावीरा क्या थे? 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब कि टीचर होता है। जैनिज्म में जो टीचर थे उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो ये 24 तीर्थंकर थे, मतलब कि महावीरा से पहले 23 टीचर आ चुके थे। ये 24 तीर्थंकर थे और सबसे लास्ट टीचर थे। और इसमें टीचर क्या करते थे? वही काम करते थे जो अपना ये जैन की फिलॉसफी समझते थे, उसको जाकर अलग अलग लोगों को बताते थे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते थे, लोगों को रास्ता दिखाते थे कि कैसे आप इस कर्म के जो साइकिल है उससे छूट सकते हैं, ये बर्थ रिबर्थ के साइकिल से छूट सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में, कैसे एक तरीके से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। तो जैना में ना कुछ बहुत ही मेन इनकी पॉलिसीज़ है, कुछ रूल्स है, एक फिलॉसफी है जो सबको उनके प्रिंसिपल्स को मानना ही पड़ता है। जैसे जैनिज्म में मानते हैं कि एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, यानी कि जो पूरी दुनिया है उसमें हर एक चीज़ में क्या है? जान है। अगर पत्थर है, पानी है, जंगल है, पेड़ है, हर एक चीज़ में जान है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं, हम में जान है और बाकी सारी चीज़ें बेजान है, उनमें जान ही नहीं है। ऐसा नहीं मानते जैनिज्म वाले लोग। वो मानते हैं हर एक चीज़ में जान है, पत्थर हो, पेन हो, हर एक चीज़ इस दुनिया में जो है हर किसी में जान है। दूसरा, ये मानते हैं नॉन इंजरी, यानी कि नॉन वायलेंस पर, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। कोई भी हो, किसी भी तरीके से उसे हमें हर्ट करना ही नहीं है। नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं और ये इनकी मेन फिलॉसफी भी है कि किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करना, नॉन वायलेंस होना चाहिए। और ये नॉन वायलेंस क्या है, ये आपको पता भी होगा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से कितना जुड़ा हुआ है। तीसरी इनकी फिलॉसफी थी कि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ है, ये हमारे कर्म पर जो है डिपेंड करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर पिछले जन्म में मैंने अच्छे काम किए होंगे, जो मुझे ये घर मिला, इस घर में मेरा जन्म हुआ, तो ऐसे ही मतलब हमने क्या काम किए हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, उस पर ये बर्थ और रीबर्थ का साइकिल चलता है। इस बात पे भी भरोसा करते हैं जैनिज्म वाले लोग। जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं उनने ये भी माना है कि ये साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है वो कर्म पर डिपेंड करता है। इनमें माना गया है कि एसेटिज्म और पीनेंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक इंसान चाहता है कि वो क्या करे, उस इन सारे चक्रों से छूट जाए, इस बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से छूट जाए। तो एसेटिज्म और पीनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि क्या? एसेटिज्म मतलब कि एक तरीके से ये जो हम अलग अलग टाइप की इच्छाएं रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, ये सारी इच्छाएं जो है वो इंसान में ख़त्म हो जाए, वो इच्छा ना रखे। और दूसरा क्या कि वो मेडिटेट करे, अपनी गलतियों को देखे, मेडिटेट करे। जैसे आपने देखा होगा साधु संत सन्यासी जो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वैसे ही वो बैठे मेडिटेट करे, अपनी चीज़ों को पर ध्यान रखे, उसने क्या पास्ट में गलती की उस पर रिफ्लेक्ट करे कि हाँ क्या गलती हुई। और साथ ही साथ ये डिज़ायर ना रखे दुनिया से कि ये मिले, वो मिले, मुझे धन मिले, वैभव मिले, इन सारी चीज़ों को छोड़ दे। तो इससे क्या होगा, ये जो बर्थ रीबर्थ का साइकिल है इससे वो छूट जाएगा, एक तरीके से उसको मोक्ष मिल जाएगा। और पांचवी चीज़ इनकी फ़िलॉसफी है कि मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसा मेडिटेट करने के लिए, इन इच्छाओं से छूटने के लिए, इन दुनिया में जो इच्छाएं हैं उनसे छूटने के लिए मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। यानी कि आप विवाह मत करो,
दुनिया से संन्यास ले लो, दुनिया को त्याग दो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी को मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, दुनिया से संन्यास नहीं लोगे, जब तक आप ज़िंदगी भर अविवाहित नहीं रहोगे, तब तक आप अच्छे से मेडिटेट नहीं कर सकते, या फिर आपके जो डिज़ायर हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है अगर आपको बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से छुटकारा पाना है, उससे मुक्ति पानी है। तो अब ये जो जैनिज्म में मॉन्क्स होते हैं, नन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, 5 वोज लेते हैं, एक तरीके से प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? ये कहते हैं कि हम कभी भी किसी को मारेंगे नहीं, किसी की जान नहीं लेंगे, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, और हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। चौथा, ये कहते हैं कि हम जिंदगी भर जो है कुमारे रहेंगे, सेलिबेसी को ऑब्जर्व करते रहेंगे, यानी कि जिंदगी भर कुमारे रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे। और पांचवा और आखिर ये कहते हैं कि हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, कि हम आ तो गए जैनिज्म में, यहाँ पर आकर मॉन्क या नन तो बन गए, लेकिन अब क्या है, हमारे पास फिर भी प्रॉपर्टी है, हमारे पास फिर भी वेल्थ है। ये सारी चीज़ें नहीं होगी। एक बार हम आ गए तो हमारी वेल्थ, हमारी प्रॉपर्टी सब पीछे छूट गई, अब कुछ भी हमारा नहीं है। अब जैसे अलग अलग पार्ट में बुद्धिज्म फैल गया इंडिया के या फिर उससे बाहर, वैसे ही जैनिज्म भी फैला। कैसे फैला? लिटरेचर के थ्रू बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में जो है इनके लिटरेचर्स लिखे गए हैं। और इनकी खासियत क्या है कि जब इनके मंदिर बनते हैं जैनिज्म में, तो मंदिर से ही जुड़ा एक लाइब्रेरी बना दिया जाता है। उस लाइब्रेरी में आपको इनके टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसने लिखी है? ये जो तीर्थंकर थे, ये टीचर्स थे, इनके जो फॉलोअर्स हुए, उन्हीं लोगों ने ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। या फिर उस टाइम पे जिन्होंने इनकी फिलोसफर्स की फिलॉसफी को सुना, उन्होंने ही लिखा हुआ है। और वो क्या किया है, उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया गया है। और जितने भी टेम्पल्स हैं उधर जुड़ी हुई लाइब्रेरी में आपको ये टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। और ये इन्हीं सब चीज़ों से क्या हुआ है, जैनिज्म अलग अलग पार्ट में इंडिया के फैल गया। स्टोन स्कल्पचर जो बना हुआ है इन तीर्थंकर्स का, ये किसने, ये जो जैन तीर्थंकर हैं, जो जैन के टीचर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने ही बनाए हैं। हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से देखने को मिला है, हमने रिकवर किया है कि उनकी जो मूर्ति है एक तरीके से वो उनके फॉलोअर ने बनाई है। सबसे अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर जो है वो उनसे जो जुड़ा हुआ है, वो जैन के तीर्थंकर्स के जो फॉलोअर्स हुए उन्होंने ही बनाया है, ऐसा हमारा मानना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा, तो जाइए और वहाँ से पढ़िए। तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।